गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल केमिस्ट्री में हमने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों ही स्टडी कर लिए थे। तो आज हमने जो नेक्स्ट पढ़ना वो पढ़ना न्यूट्रॉन बम, और न्यूट्रॉन बम के अंदर ही हम न्यूक्लियर रिएक्टर की भी चर्चा करेंगे। देखिए, न्यूट्रॉन बम क्या होता है। न्यूट्रॉन बम कहीं पे भी सजीवों की जो संख्या होती है ना, सजीव उन चीजों को नुकसान पहुंचाता है। जो भी निर्जीव चीजें, पेन है, इसको ये पड़ा रहेगा। न्यूक्लियर बम फटने के बाद इसको कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। अगर एक चेयर है, कुर्सी है, कोई बुक है, किताब है, तो उनको कोई भी नुकसान ये नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो कोई ऐसे एक्शन नहीं करता है कि भाई ये जलाकर राख कर देता है। तो इस तरह का कोई भी इसका इफेक्ट न्यूट्रॉन बम का नहीं होता। तो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आगे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कल हमने क्या कर लिया था, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन हमने कर लिया था। देखिए, फ्यूजन में क्या पढ़ा था सॉरी, फ्यूजन में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई दो छोटे नाभिक आपस में जुड़ जाए तो जुड़ने के बाद वो क्या करेंगे, विस्फोट कर देते हैं। ठीक है, और ये कैसे जुड़ते हैं, वैसे नॉर्मल नहीं जुड़ जाते हैं। लगभग इनको एक परमाणु बम जितने तापमान पर फटता है ना, उतना इनको तापमान कम से कम चाहिए, तभी तो दो नाभिक पिघल के आपस में मिल पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया था, हाइड्रोजन बम हो गया था, और सनलाइट आपकी हो गई थी, जो सूर्य की ऊर्जा चलती रहती है लगातार प्रोसेस, तो वो इसके अंदर आ गए थे आपके। और दूसरा हमने पढ़ा था फिजन। फिजन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक होता है, वो किस में टूट जाता है, जो दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है और फिर विस्फोट कराता है। और इसका एग्जाम्पल हमने दिया था आपको एटम बम का। ठीक है, एटम बम का। और इसके अलावा न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है ना, वो भी इसी के ऊपर काम आपका करता है, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। ठीक है, तो ये कल डिस्कस कर लिए थे। आज हमने जो डिस्कस करना है वो न्यूट्रॉन बम है। देखिए, न्यूट्रॉन बम कोई भी किसी तरह का विस्फोट वगैरह, आग वगैरह नहीं लगाता है, ये कोई भी ऐसा नहीं होता। और निर्जीवों के ऊपर अगर मैं इस कमरे के अंदर न्यूट्रॉन बम को ब्लास्ट करूं तो वो मेरे अलावा किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, होता क्या है, न्यूट्रॉन बम क्या होता है, जहां पर भी फटेगा, जहां पर विस्फोट करेगा, वो अपनी वहां की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको खत्म कर देगा। जितनी भी ऑक्सीजन है उसको खत्म कर देगा। अब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो सजीवों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, निर्जीव चीजों के ऊपर वो इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो न्यूट्रॉन बम है वो आपका सजीवों के ऊपर ही इफेक्ट करता है। मान लीजिए ये एक एरिया है, अगर न्यूट्रॉन बम यहाँ फटता है तो इसके आसपास का जो एरिया हो गया ये सारा, ठीक है, तो यहाँ की जितनी भी ऑक्सीजन है ये इसको खत्म कर देता है, सोख देता है। तो इसलिए सजीवों को सिर्फ इफेक्ट करता है। एटॉमिक, इसके बाद हम करेंगे एटॉमिक रिएक्टर। एक वैज्ञानिक था फर्मी, वैज्ञानिक। उसने क्या किया, उसने एक यूरेनियम का टुकड़ा लिया था, छोटा सा टुकड़ा लिया, इसके ऊपर बर्नर लगा दिया। ठीक है, इसको हीट दी, ये भड़कने जैसे लगा, इसको बुझा दिया। फिर दोबारा से लिया, फिर उसको हीट दी यूरेनियम के टुकड़ों को, फिर भड़कने लगा, फिर बुझा दिया। तो इस तरह से इसने यूरेनियम के टुकड़े पे एक्सपेरिमेंट करके देखा था। जैसे ही वो यूरेनियम भड़कने लगा या जलने लगा ज्यादा रिएक्शन करके, तो ये इसको बर्नर को बुझा देता था। तो इसने इसके ऊपर रिएक्ट करा था, और इसी ने खोज की थी किसकी, न्यूक्लियर रिएक्टर की। इसी से इसने ये पता लगा था कि हम किसी भी क्रिया को, अगर वो मतलब ज्यादा ब्लास्ट करने को अगर भड़क रही है तो उसको हम शांत कर सकते हैं, अनियंत्रित क्रिया को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और उसी के फॉर्मूले पे इसने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था कि हम एक ऐसा संयंत्र बनाएंगे जिससे भड़कने वाली जो रिएक्शन है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक संयंत्र होता है जिसके अंदर नियंत्रित अभिक्रिया होती है। इसमें न्यूट्रॉनों के ऊपर, न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक होते हैं, कोई भी नाभिक के ऊपर किसकी बौछार करवाई जाती है, न्यूट्रॉनों की। ठीक है, तो नाभिक के ऊपर जितने ज्यादा न्यूट्रॉन लगेंगे ना, मान लो एक न्यूट्रॉन ने इस नाभिक को यहाँ पे विस्फोट करवा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे, नाभिक के अंदर क्या होता है आपको पता तो है, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ये तो चीज होती है दोनों। तो इसके अंदर से न्यूट्रॉन निकलेंगे, हमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन की जरूरत है बाहर से कितने न्यूट्रॉन की जरूरत है, एक। अगर इसने एक नाभिक को भड़का दिया, इसमें से न्यूट्रॉन निकलेगा, दूसरे नाभिक के ऊपर टकरा जाएगा। अगर इसी तरह यहाँ बहुत सारे नाभिक हैं तो इसमें से फिर न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर टकराएगा, फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक ऐसी रिएक्शन बना देंगे जो कि अनियंत्रित हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो इसीलिए इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किया गया था।
तो अब ये प्रक्रिया ज्यादा ना भड़के, इसके अंदर कंट्रोल कैसे करते हैं हम कंट्रोल कैसे करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किसी भी रिएक्शन को। देखिए इसके लिए इसने और भी खोजें की थी। इसके लिए इसने क्या लगाया था, इसके लिए इसने लिया बोरोन और क्या, कैडमियम। बोरोन और कैडमियम की छड़ें ली। ये छड़ें क्या करती है, जो न्यूट्रॉन जाते हैं आगे उनको सोख लेती है, अपने अंदर समा लेती है। मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, ये सभी जा रहे हैं कहां पे, इधर जा रहे हैं सभी गति करते हुए। तो इन कैडमियम और बोरॉन की छड़ों को इसने यहां लगाया। अब यहां जब इसने लगा दिया इन छड़ों को, तो इन्होंने क्या किया, मान ले इनमें से 10 है तो 10 में से इसने 7 को क्या किया, सोख लिया। सभी को नहीं जाने देती, किसी किसी को पास करने देती है, ज्यादातर को सोख लेती है, ताकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा न्यूट्रॉन जाएंगे उतने ज्यादा ये नाभिक को ज्वलित कर देंगे, यहाँ पे भड़काएंगे उसको, ठीक है, रिएक्शन करेंगे। तो इसलिए कैडमियम और बोरोन की छड़ों द्वारा इनको रोक लिया जाता है। ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और खत्म कर देती है, तो जिससे कि न्यूट्रॉन जो नाभिक के ऊपर नहीं टकरा पाता, अगर वो टकराएगा नहीं तो वहां पे विक्रिया भी नहीं होगी। अब देखिए दूसरा काम एक और था। अब ये न्यूट्रॉन ऐसे भी तो हो सकते हैं भाई, एक तो आराम से जा रहे हो लेकिन एक ऐसे भाग रहे हो पूरी स्पीड से, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी है। अब जो ये स्पीड से ये क्या करेंगे, कैडमियम और बोरोन की छड़ों को भेद देंगे। भेद भी तो सकते हैं, मान लो स्पीड ज्यादा जो है वो इसके अंदर हो ज्यादा, और जिनकी स्पीड कम है, मान लो 1000 अगर न्यूट्रॉन है, तो ज्यादा स्पीड वाले तो हो इसमें 800 और कम स्पीड वाले हो इसमें 200। तो ज्यादा स्पीड वाले तो सारे निकल जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया, इसके अंदर लगाया गया एक ग्रेफाइट या D2O, ठीक है, D2O। D2O क्या होता है, भारी जल होता है आपका, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, भारी जल। अब ये क्या करेंगे, ये इनकी गति को ही कम कर देंगे। अगर कोई बहुत स्पीड से चलता आ रहा है ना यहाँ, तो ये क्या करेगा, इसकी गति को यहाँ से कम कर देगा। ये पूरी स्पीड से भाग रहा है, जैसे ही इनसे टकराएगा ग्रेफाइट और भारी जल से, तो इसकी गति जो है वो कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी, ठीक है, तो कुछ तो पहले ही हो गए थे, कुछ की गति कम हो गई, जिसके कारण ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों को बहुत ज्यादा आगे नाभिक को नहीं भड़का पाएंगे। तो इनको बोलते हैं मंदक, मॉडरेटर, मॉडरेटर या मंदक, ठीक है। और कैडमियम और बोरोन की जो छड़ें होती हैं, इनको क्या बोलते हैं आप, नियंत्रक। कौन सी छड़, नियंत्रक छड़, ठीक है। तो इनको बोलेंगे नियंत्रक, और भारी जल और D2O को बोल, इसको ग्रेफाइट को बोलेंगे हम मंदक। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक का कार्य कौन करता है, बोरोन की छड़ या कैडमियम की छड़। मंदक का कार्य कौन करता है, भारी जल या मॉडरेटर, ठीक है। अब देखिए, अब एक न्यूक्लियर जो है उसके अंदर ईंधन का कार्य कौन करेगा। अब न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उसमें कुछ ना कुछ जलेगा भी तो सही, तो वो जलाने के लिए क्या है, इसने फर्मी ने जो रिएक्टर, जिसने फर्मी ने जिस पदार्थ का प्रयोग किया था, यूरेनियम, उसी को इसने बना दिया ईंधन, ठीक है। तो ईंधन, अब इसको सबसे पहले जलाना तो पड़ेगा ना, जलाएंगे किससे, जलाएंगे इसको, जलाने के लिए यूज होता है जर्कोनियम, जर्कोनियम, ठीक है, जलाने के लिए यूज हो जाएगा इसका जर्कोनियम। अब न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये कितनी मोटी दीवारों से बनी होती है, मोटी होती है ये 6 फीट कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब बता सकता है जी कोई, कंक्रीट कैसी होती है, कंक्रीट किसको बोलेंगे हम, कंक्रीट खाट को बोलेंगे जी, दरी को, चद्दर को। देखिए कंक्रीट क्या होता है आपका, जब भी आप लेंटर डालते हैं, बजरी, रेत, सीमेंट, क्रेशर, ये सब चीजों को जब हम मिलाते हैं, मिक्सर बनाते हैं, तो इनको बोला जाता है कंक्रीट। आजकल जितने भी घर होते हैं हम गांव में, तो उनकी लेंटर जो होते हैं, लेंटर बोलते हैं, तो उनकी छत जो है वो कंक्रीट की डाली जाती है, ताकि वो बहुत ज्यादा मजबूत रहे। और कंक्रीट इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि उसको 50 से 100 सालों तक उसको गिरा पाना या हिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अपने आप तो वो कभी भी नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, पहले तिरपाल डाल के और कच्ची छतें होती थी, अब तिरपाल की जगह कंक्रीट का यूज करने लगे। हालांकि थोड़ा सा महंगा होता है ये, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। जितनी भी सरकारी बिल्डिंग होती है ना, उनके अंदर ज्यादातर कंक्रीट का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सरकारी बिल्डिंगों को देखिए बहुत ज्यादा होती है, सरकारें बार बार कभी भी ये नहीं चाहती है
कि हम हर 10 साल के बाद इस बिल्डिंग को बनाए, एक बार बना के अपना काम खत्म कर देती है, ठीक है। उसके बाद वहां पे करते रहो काम। तो किसकी बनी होती है दीवारें? कंक्रीट की। कितने फीट मोटी? 6 फीट मोटी दीवार बनी होती है। और अगर पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर गर्म हो जाए तो इसको किससे ठंडा किया जाएगा? इसको ठंडा किया जाएगा द्रवित सोडियम से। किसके द्वारा? द्रवित सोडियम के द्वारा इसको ठंडा किया जा सकता है। अगर पूरा न्यूक्लियर, जैसे रेडिएटर होता है ना गाड़ियों में लगा होता है रेडिएटर, तो उसी तरह से अगर पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर ही गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। जो यूरेनियम है ना, देखिए यूरेनियम हमारे पास नहीं है, यूरेनियम के भारत में कोई स्रोत नहीं है। इसके अलावा ये जो यूरेनियम है ये हम विदेशों से ही इंपोर्ट करते हैं, कभी भी हमारे पास यूरेनियम नहीं है। हमारे पास जो है वो थोरियम है, हमारे पास जो है वो थोरियम है। और ये भारत में कहाँ पाया जाता है? केरल के जो त्रावणकोर का तट है ना, त्रावणकोर, केरल के त्रावणकोर के तट के पास ये पाया जाता है सबसे ज्यादा। 80% थोरियम किसके पास है? भारत के पास। और बाकी का 20% जो है वो ब्राजील के पास है, ठीक है। तो हमें ये बाहर से मंगाना पड़ता है। चलिए अब बताइए, अब इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं भाई, ताकि आपके नोट्स भी बन जाए। देखिए न्यूट्रॉन बम किसको नुकसान पहुंचाता है? आज इसको साफ कर देना जी बोर्ड को ज्यादा। देखिए कैसे मिट नहीं रहा, ठीक है, साफ कर देना इसको। चलिए, न्यूट्रॉन बम किसको नुकसान पहुंचाएगा? सजीवों को, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे करता है? ये वहां की ऑक्सीजन जो उसको खत्म कर देता है, ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या बोलेंगे इसको? नाभिकीय संयंत्र। इसकी खोज किसने की थी? फर्मी ने, ठीक है, फर्मी ने। इसका जो सबसे ऊपर क्या है? सबसे पहले इसकी होती है दीवार। दीवार कितने फीट मोटी होती है? 6 फीट मोटी कंक्रीट की बनी होती है। कंक्रीट कुछ लिख देते हैं जी, कंक्रीट, कंक्रीट नहीं होता जी, कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट देखा होगा अपने गांव में, आजकल तो मशीन आती है ऐसे, उसके अंदर डाल देते हैं, ऐसे 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 घूमती रहती है वो, तो उसके अंदर जो बनता है ना वो कंक्रीट ही होता है आपका, ठीक है। 6 फीट मोटी होगी। अब इसका ईंधन क्या होता है? ईंधन होगा इसका यूरेनियम। ईंधन मतलब जिस चीज से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जिस चीज को हम प्रयोग कर रहे हैं वो आपका ईंधन होता है। जैसे लकड़ी क्या है? ईंधन है। कोयला क्या है? ईंधन है। पेट्रोल क्या है? गाड़ियों के लिए ईंधन है। सीएनजी क्या है? गाड़ियों के लिए, ट्रकों के लिए ईंधन है, ठीक है। किरोसिन ऑयल क्या है? गाँव में चूल्हा वुल्हा जलाने के लिए ईंधन है। तो इसको बोलते हैं ईंधन। अब इस ईंधन को जलाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जर्कोनियम, जर्कोनियम। अब जब ये जल जाएगा तो जब ये जल जाएगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर गर्म होगा कि नहीं होगा? पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उसको ठंडा किससे रखेंगे? द्रवित सोडियम, द्रवित सोडियम, ठीक है, लिक्विड सोडियम। अब जब इसमें न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा निकलते हैं तो उनको सोखने के लिए नियंत्रक का कार्य कौन करेगा? नियंत्रक का कार्य बोरोन या कैडमियम की छड़। किसकी छड़? बोरोन या कैडमियम की छड़, ठीक है। इसके अलावा मॉडरेटर का कार्य कौन करेगा? जिसको हम मंदक बोलते हैं, ग्रेफाइट या भारी जल, ग्रेफाइट या भारी जल। तो ये चीजें होती हैं सारी आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? और जो यूरेनियम है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो भंडार है वो थोरियम के। और थोरियम भारत में कितना पाया जाता है? 80%। और ये ज्यादातर कहाँ? केरला में पाया जाता है, ठीक है। बाकी 20% जो होता है वो ब्राजील के अंदर पाया जाता है। तो थोरियम देखिए हम लोगों के काम की तो चीज है नहीं, ये क्या होती है? जहां पे भी
जो साइंटिस्ट वगैरह खोज करते रहते हैं उन्हीं को इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, ये आज के लिए ये आप टॉपिक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, देखिए आपका एग्जाम जो है आपको बता दें कि जो ग्रुप 16, 23, 30, 47 और एक और ग्रुप है, उनकी एग्जाम डेट HSSC ने जारी कर दी है। और अभी आपका जल्दी ही ग्रुप 25 का भी एग्जाम, जिसमें आपकी HSPCB हरियाणा स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड की साइंटिफिक असिस्टेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्लास जिनके अंदर आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन ये आएगा, तो उनके अंदर आपको केमिस्ट्री में अगर आप सारी क्लास देखेंगे तो आपका ज्यादातर जो वो सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तरह औरों को भी फायदा हो सके। और ग्रुप 25 का जो भी एग्जाम देने जा रहे हो आप, उसके लिए अंदर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इन्हीं में से भी कोई एग्जाम्पल आपका पूछ सकता है। ज्यादातर आपके जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं यहाँ तक, ये तीनों ठंडा रखने के लिए, नियंत्रक और मंदक, इनके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर न जरूर बन जाता है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर से ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।